मैं डॉक्टर अनिल कुमार परिहार, सह आचार्य EAFM वाणिज्य संकाय, बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्र संख्या 2 के अंतर्गत आर्थिक पर्यावरण हमारा दूसरा पेपर है। आर्थिक पर्यावरण में पहला चैप्टर जो हम पढ़ने जाते हैं सबसे पहले वो है भारत में आर्थिक और गैर आर्थिक पर्यावरण। हमें सर्वप्रथम यह समझना होगा कि आर्थिक पर्यावरण क्या होता है और गैर आर्थिक पर्यावरण क्या होता है। आर्थिक पर्यावरण से अभिप्राय उस पर्यावरण से है जो व्यक्ति की धनोपार्जन क्रियाओं को प्रभावित करता है। व्यक्ति कोई भी कार्य करे समाज में रहकर तो उसकी वो तमाम बाह्य शक्तियाँ जो उनके धनोपार्जन क्रियाओं को प्रभावित करेगी वो सारी के सारी आर्थिक पर्यावरण कहलाती है। व्यक्ति जैसे ही समाज में काम करने के लिए निकलेगा उसे कई प्रकार की घटक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। वे सभी आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं। मोटे तौर पे आर्थिक पर्यावरण से अभिप्राय देश की भौतिक व सामाजिक पर्यावरण जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसकी क्रियाओं में सहायक है, आर्थिक पर्यावरण कहलाता है। सरल शब्दों में यदि हम आर्थिक पर्यावरण को समझना चाहें तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करे जो धनोपार्जन के लिए किया गया है और वह कार्य किसी न किसी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अगर प्रभावित होता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, वो सब आर्थिक पर्यावरण के घटक हैं। आर्थिक पर्यावरण में किन किन को शामिल करते हैं या आर्थिक पर्यावरण की विशेषताएं क्या है या आर्थिक पर्यावरण की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आर्थिक पर्यावरण की कैरेक्टरिस्टिक्स है आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होना। संबंधित होने का मतलब है व्यक्ति आय अर्जित करने के लिए सभी प्रकार के व्यय करेगा, जैसे कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, वाणिज्य है, परिवहन है, संचार है, बीमा है, बैंकिंग है, ये सब आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं। फिर है भौगोलिक और राजनीतिक पर्यावरण। अब व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ खनिज की स्थिति क्या है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की वन संपदा कैसी है, वहाँ शक्ति के संसाधन कैसे हैं, जलवायु कैसा है, शिक्षा है, रीति रिवाज है, ये सारी चीज़ें उसकी आर्थिक पर्यावरण के घटक में शामिल होती हैं। उसके बाद में सरकार द्वारा मार्गदर्शन व संचालन। सरकार किस प्रकार से अपनी नीतियाँ बनाती है, सरकार किस प्रकार से मार्गदर्शन करती है, सरकार किस प्रकार से प्रेरणा देती है, किस प्रकार से नियंत्रण देती है, ये सब आर्थिक पर्यावरण के सहायक घटक होते हैं। उसके बाद में आता है आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जैसे बिजली है, पानी है, शक्ति है, परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, ये सारी चीज़ें भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। उसके बाद अगला है जनता का दृष्टिकोण, पब्लिक अप्रोच। पब्लिक अप्रोच में खाओ पियो मौज उड़ाओ में विश्वास रखने वाली जनता कैसे धनोपार्जन करना चाहती है, कितना करना चाहती है, धन संचय की क्या प्रवृत्तियाँ हैं। अगला है समाज में धन का वितरण कैसा होता है, अमीर और गरीब कैसे सरकार गरीब को सुविधाएं उपलब्ध देने के लिए धनी व्यक्ति पर कर लगाएगी, समाज में पूंजी की उपलब्धता कितनी है, देश में आय, रोजगार, विनियोग आदि के संसाधन कितने हैं, ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। आर्थिक विचारधारा है। आर्थिक विचारधाराओं में जैसे पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, मिश्रित, गांधीवादी, कौन सी विचारधारा आपके देश में चलती है और उस विचारधारा में अपन कौन सी विचारधारा को फॉलो करते हैं। जो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद, समाजवाद और नियोजित अर्थव्यवस्था को संचालित देश में किया जाता है। उसके बाद है प्लान्ड इकोनॉमी। नियोजित अर्थव्यवस्था किस प्रकार से, हमने नियोजित अर्थव्यवस्था शुरू से चला रखी है, हमने 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई हैं, अब हमने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके 1 वर्षीय योजनाएं शुरू की है। तो हमारी योजनाएं कैसी है, किन उद्देश्यों के लिए योजनाएं बनाई गई है, किन किन कार्यों को सम्मिलित किया गया है। हमारा नैतिक तत्व यानी मॉरल फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है। आर्थिक परिवेश को सबसे ज़्यादा नैतिक तत्व प्रभावित करता है। हम लोग कितने एन कैन प्रकीर्ण धन अर्जित करने की मनोवृत्ति रखते हैं, ये चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है।
प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन करने का क्या ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य क्या है। आर्थिक पर्यावरण का हम क्यों पढ़ रहे हैं, या हमारे जीवन में आर्थिक पर्यावरण पढ़ने का ऑब्जेक्ट क्या रह सकता है। आर्थिक परिवेश की दृष्टि से देखें तो आर्थिक पर्यावरण इसलिए महत्वपूर्ण है, इस उद्देश्य के लिए पढ़ा जाता है कि आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था का सफल संचालन करना है। अगर अर्थव्यवस्था का सफल संचालन करना है तो आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को पढ़ना होगा। अगर आपको नवीन संसाधनों और अवसरों की खोज करनी है तो भी आपको आर्थिक पर्यावरण का पढ़ना होगा। यदि आपको परिवर्तनशील तत्वों की जानकारी प्राप्त करनी है तो आर्थिक परिवेश में आपको आर्थिक पर्यावरण को देखना, उद्देश्य हमारा सबसे महत्वपूर्ण यही है। यदि हम पर्यावरण को आर्थिक विकास के अनुरूप बनाने का दबाव डालना चाहेंगे तो भी हमें आर्थिक पर्यावरण को पढ़ना होगा। आर्थिक पर्यावरण इसलिए जरूरी है कि देश के आर्थिक विकास के लिए इसका अधिकाधिक उपयोग किया जा सके। इन 6 उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आर्थिक पर्यावरण को हम देखते हैं। अगला प्रश्न का अगला पार्ट यह है कि आर्थिक पर्यावरण को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है, या आर्थिक पर्यावरण के अंग क्या हैं, या आर्थिक पर्यावरण के तत्व क्या हैं। फैक्टर इफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और कंपोनेंट्स और फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। बहुत सीधी बात है, आर्थिक पर्यावरण कभी भी स्थिर नहीं रहता। विभिन्न अंगों और तत्वों में जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे वैसे हमारा आर्थिक पर्यावरण भी परिवर्तित होगा। इनमें परिवर्तन का आर्थिक परिवेश पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वास्तव में समूचा अर्थतंत्र इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि एक तत्व में परिवर्तन होते ही दूसरा तत्व प्रभावित होता है। आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व निम्न हैं। ये मेन फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इफेक्ट होती है। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हमारे पास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन कितने हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं। जैसे भूमि है, मिट्टी है, खनिज संपदा है, जल संपदा है, वनस्पति है, धरातल है, जलवायु है, वर्षा है आदि है। ये चीज़ें हमारे प्रभावित करती हैं। हम अगर पूरे भारत की बात करें, जोग्राफिकल दृष्टि से देखें तो भारत का एक भाग बहुत बड़ा हरा घना है क्योंकि वहाँ बारिश अच्छी होती है। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का भी, वेस्टर्न राजस्थान में बारिश कम होती है जोग्राफिकल सिचुएशन के हिसाब से, जबकि हम ईस्टर्न राजस्थान की बात करें तो वहाँ बारिश वगैरह अच्छी होती है। तो जोग्राफिकल सिचुएशन के आधार पर पर्यावरण प्रभावित होता है। दूसरा है मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में हम देखते हैं देश में मानव शक्ति कितनी है, जो मानव शक्ति है उसमें बुद्धिमान कितने हैं, कुशल कितने हैं, प्रशिक्षित कितनी है। ये सारी चीज़ें देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करती हैं। देश की जितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट पॉपुलेशन होगी उतना देश तरक्की करेगा। तो मानवीय संसाधन में पॉपुलेशन देखी जाती है, जो पॉपुलेशन है उसमें भी वर्किंग पॉपुलेशन की क्या सिचुएशन है, ये सबसे महत्वपूर्ण। अगला है सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएँ। हमारे देश की सोशल एंड कल्चर इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं। तो हम अगर सोशल एंड कल्चर इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो हमें ये देखना होगा कि हमारी परंपराएं कैसी हैं, हमारे रीति रिवाज कैसे हैं, हमारे सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी है, धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपराएं, नैतिक मूल्य आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। हम अंधविश्वास में कितना विश्वास करते हैं, हम काम को टालने की प्रवृत्ति कितनी रखते हैं, हम आलस्य कितना रखते हैं, हम भाग्यवादिता पर कितना विश्वास रखते हैं, तो फिर काम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है कि हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा कैसा है। अगला है वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। देश में कैसा औद्योगिक विकास हुआ है, कितना वैज्ञानिक आविष्कार हुआ है, कौन सी तकनीक हमने काम में ली है, विकास के क्या स्वरूप रहे हैं, हम देश के विकास के लिए कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी को ईजाद कर रहे हैं और उसको किस प्रकार से देश को नए आयाम पहुंचा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखी जाती है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। इकोनॉमिक सिस्टम में हम ये देखते हैं कि देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे चलता है, समाजवादी प्रणाली पे चलता है या मिश्रित प्रणाली पे चलता है। भारत मिश्रित प्रणाली पे चलता है और मिश्रित प्रणाली के अंतर्गत पूंजीवादी और समाजवाद का मिश्रण अपनाया जाता है। और भारत में उत्पादन के कुछ क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों को दिए गए हैं और कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों को दिए गए हैं। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर निश्चित अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था चलती है। वो कितना इफेक्टिव है। उसके बाद देखा जाता है राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। पॉलिटिकल सिस्टम में कौन सी पार्टी सत्तारूढ़ है,
उनकी नीतियाँ क्या है, उनके आदर्श क्या हैं, वो कितने लंबे समय तक कार्य करती है। अगर एक ही पार्टी लंबे समय तक कार्य करेगी तो उनके विकास के आयाम अलग होंगे, और हर 5 साल में अगर सरकार बदलेगी तो दूसरी पार्टी आएगी, उनकी विचारधारा अलग होगी, तो देश की आर्थिक विकास में बाधक बनेगी। तो हमारी राजनीतिक सिस्टम क्या है वो देखना होता है। बाज़ार की स्थितियाँ कैसी है, मार्केट की कंडीशंस कैसी है, मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता है, एकाधिकार है, अपूर्ण प्रतियोगिता है, कौन सा प्रोडक्ट कौन से मार्केट में रन कर रहा है और कैसे रन कर रहा है। तो ये सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कितना आगे बढ़ेगा, प्रोडक्ट कितना रन कर पाएगा और मार्केट कितना रन कर पाएगा। फिर हमें ये देखना पड़ता है पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार की क्या स्थिति है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। अब पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार आर्थिक वातावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। पूंजी बाजार के अभाव में देश में प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं हो पाता है। आर्थिक विकास के लिए इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। पूंजी व मुद्रा बाजार कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि के आधार पर देश के तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बैंकिंग, बीमा कंपनियां, अन्य वित्तीय संस्थाएं जो होती है वो हमारे देश के मुद्रा बाजार को प्रभावित करती हैं। बैंकिंग सेवाओं के विकास से बचत, विनियोग, पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है और अर्थव्यवस्था स्वावलंबन की ओर जाती है। तो ये चीज़ें हैं, दोनों मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार दोनों महत्वपूर्ण हैं। सरकार की आर्थिक नीतियाँ कैसी है, सरकार कई प्रकार की नीतियाँ बनाती है, जैसे औद्योगिक नीति है, लाइसेंस नीति है, कृषि नीति है, मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, श्रम नीति है, मूल्य नीति है, रोजगार नीति है। ये नीतियाँ कैसी बनाई गई, इन नीतियों में कितना फ़ायदा हुआ, इन नीतियों से हमने क्या कुछ पाया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देश की मौद्रिक और राजकोषीय नीति, अब 2 प्रकार की नीतियाँ होती है, एक मौद्रिक नीति, एक राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी जो RBI द्वारा संचालित की जाती है देश में मुद्रा को कंट्रोल करने के लिए। एक होता है मनी को कंट्रोल करना और दूसरा होता है क्रेडिट को क्रिएट करना। तो क्रेडिट को क्रिएट तो बैंकिंग करती है और क्रेडिट को कंट्रोल RBI करती है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। राजकोषीय नीति में ये देखा जाता है कि सरकार अपने फंड का निर्माण करने के लिए किस प्रकार की नीतियाँ बनाएगा, जैसे कर नीति है, व्यय नीति है, सार्वजनिक ऋण की नीति है। ये नीतियाँ भी हमारे आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। किन किन चीज़ों पर टैक्स लगेगा, कितना लगेगा, कब लगेगा, कैसे, ये सारा निर्धारण राजकोषीय नीति में किया जाए। उसके बाद में हम देखते हैं श्रम संबंधी संयम क्या है, लेबर लॉ क्या है, लेबर को कितना घंटे काम करने होते हैं, कितनी न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। उसके बाद हमें देखना होता है औद्योगिक संयम, इंडस्ट्रियल लॉ क्या है। इंडस्ट्रियल लॉ हमें ये बताता है कि श्रम कानून कैसा है, औद्योगिक संयम कैसा है, व्यावसायिक संयम क्या बना हुआ है, कारखाना अधिनियम कैसा है, आयकर क्या है, बिक्री कर क्या है, ये सारे नियम हमें पढ़ने हैं। आयकर अधिनियम अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम इनकम टैक्स के बारे में कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, सही आंकलन नहीं कर पाएंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, विदेशी सहायता, विदेशी नीति, देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, देश की औद्योगिक नीति क्या है, देश की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ क्या है, दूसरे राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, ये सारी चीज़ें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन और विनिमय दर निर्धारण। हम विनिमय दर का निर्धारण किस आधार पर करते हैं, विदेशी नीति, कौन कौन से राष्ट्रों के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, किन किन राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, ये चीज़ें भी हमें देखनी होती हैं। उसके बाद में हमें देखना होता है परिवार व संचार की व्यवस्था कैसी, परिवहन व संचार की व्यवस्थाएं कैसी हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, कितने अच्छे परिवहन की सुविधाएं हैं, कितने अच्छी संचार की सुविधाएं हैं, जैसे रेल है, सड़क है, वायु है, जल परिवहन है, डाक, तार, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक संचार। कितना सक्षम होगा उतना हमारा आर्थिक पर्यावरण सक्षम होगा। उसके बाद में हमें साहसी व नव प्रवर्तन, एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेशन देखना होता है। हमारे लोगों में कितनी नई नई चीज़ों का उत्पाद करने, नई नई चीज़ें बनाने और नई नई चीज़ों को यूज़ लेने की प्रवृत्ति रही है। मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना इफेक्टिव है, हम जो बच्चों को आज शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा उनके भविष्य में कितनी काम आएगी, देश के आर्थिक विकास में कितना योगदान दे पाएगी, उस एजुकेशन से देश को क्या नया मिलेगा और नई जनरेशन उसे कैसे अपना रोजगार के साथ साथ देश का आर्थिक विकास, परिवार शहर का आर्थिक विकास कर पाएगी। तो शिक्षा प्रणाली कितनी सुधार है। एंड लास्ट नॉट लिस्ट पॉपुलेशन
जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ेंगे। तो हमारी जनसंख्या कितनी है, कितनी जनसंख्या एजुकेटेड है, कितनी अनएजुकेटेड है, क्या सेक्स रेशियो है, मेल फीमेल क्या है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग क्या है, ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक पर्यावरण के बाद में गैर आर्थिक पर्यावरण। अब गैर आर्थिक पर्यावरण होता क्या है? गैर आर्थिक पर्यावरण से अभिप्राय उन गैर आर्थिक घटकों से है जो आर्थिक संस्थाओं के कार्य के बीच में उत्पन्न होते हैं। मोटे तौर पे गैर आर्थिक पर्यावरण की यदि हम बात करें तो जैसे सबसे पहले भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण में यदि हम देखें तो व्यवसाय की स्थापना और संचालन के लिए कई प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे भौतिक पर्यावरण में हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं, प्रकृति ने हमें क्या दिया है, हमारा जलवायु कैसा है, क्लाइमेट कैसा रहता है हमारे साथ, हमारा आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहता है जिसमें सड़कें हैं, जल है, विद्युत है, यातायात है, संचार है, बीमा है, गोदाम है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। फिर हमें शक्ति के संसाधन देखने होते हैं, हमारे पास एनर्जी कितनी है। एनर्जी का मतलब बिजली, हम जल कहाँ से लाते हैं, कोयला है, पेट्रोल है, विद्युत है, सौर ऊर्जा है, इन सभी की चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उसके बाद हमें जन उपयोगी सेवाएं देखनी होती है। जन उपयोगी सेवाओं में ये देखना होता है परिवहन, संचार, बैंक, बीमा, जल विद्युत, टेलीफोन, आकाशवाणी, इंटरनेट आदि सेवाएं कैसी हैं। उसके बाद हमें इकोलॉजिकल परिस्थितियां देखनी होती है। पारिस्थितिक हमारी इकोलॉजिकल सिचुएशंस क्या है। व्यवसाय के केंद्रीकरण में पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक संतुलन, धन संपत्ति के समान वितरण, नगरीय दबाव, संपत्ति सुरक्षा आदि की समस्याएं व्यवसाय के भौतिक वातावरण से जुड़ी हुई। दूसरा है हमारा सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण में हम देखते हैं कि जैसे जनसंख्या का विस्तार कैसे हुआ, जनसंख्या की विशेषताएं क्या है, जैसे लिंग अनुपात क्या है, जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म, शिक्षा, आयु, आय, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। परिवार की संरचना कैसे होती है, एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है, वो भी प्रभावित करती है। आपसी सहयोग व संगठन कैसा है, जनता का दायित्वबोध क्या है, कार्य के प्रति लोगों की धारणाएं क्या है, प्रबंधकों के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, रूढ़िवादी और वैज्ञानिक सोच है या नहीं है, लोग क्या सोचते हैं, सामाजिक मूल्य क्या है, परंपराएं, प्रथाएं आदि ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तीसरा है राजनीतिक पर्यावरण। राजनीतिक पर्यावरण में ये देखना होता है सरकार की राजनीतिक विचारधाराएं कैसी है, जन कल्याण संबंधी नीतियाँ क्या है, राजनीतिक चंदा कितना आता है, राजनीतिक स्थिरता कितनी होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य नीति हमारी क्या है, विदेश नीति क्या है, अवसरवादी क्या है, सरकारी नीतियाँ क्या है, नियम क्या है, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा आदि, ये सारी चीज़ें हमें गैर आर्थिक पर्यावरण में समझनी होती है। चौथा है वैज्ञानिक पर्यावरण, लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में हमें ये देखना होता है कि हमारे संविधान में प्रावधान क्या है, हमारा व्यापारिक संनियम क्या है, हमारा आर्थिक संनियम क्या है, हमारा औद्योगिक श्रम संनियम क्या है, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कैसे बना हुआ है, आर्थिक नीतियाँ कैसे बनी हुई है, कर नीति, व्यवसाय, न्यायिक व्यवस्था, सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, समाजीकरण, निजीकरण, ये सारी चीज़ें हमें गैर आर्थिक वातावरण में देखनी होती। इसके अलावा पांचवा पॉइंट है तकनीकी और प्रौद्योगिक पर्यावरण यानी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि हमारे पास कैसे कैसे यंत्र हैं, कैसी कैसी टेक्नोलॉजी है, नई वस्तुएं कैसी है, नए बाजार की अवस्थाएं कैसी है, उपकरण कैसे हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी होती है। जैसे रेडियो है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, माइक्रोस्कोप है, ये सारी चीज़ें भी हमें दिखनी होगी आर्थिक पर्यावरण की घटना। गैर आर्थिक शैक्षणिक पर्यावरण देखना होगा जिसमें हमें ये बताना होगा कि शिक्षा की प्रणाली कैसी है, शिक्षा का स्तर कैसा है, शिक्षा के प्रति रुझान कैसा है, कौशल निर्माण की तकनीक आदि पर भी हमें ध्यान देना है। ऐतिहासिक पर्यावरण देखना होता है जिसमें हमारा इतिहास क्या कहता है, इतिहास ने हमें क्या दिया है, जैसे हरित क्रांति है, औद्योगिक क्रांति है, किसी राष्ट्र में होने वाले विभिन्न प्रकार के युद्ध हैं, वो भी हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, गैर आर्थिक पर्यावरण। उसके बाद अगला है हमारा नैतिक पर्यावरण यानी एथिकल एनवायरनमेंट। एथिकल एनवायरनमेंट में ये देखना होता है कि व्यवसाय को समाज के नैतिक मूल्यों का पालन करना होता है, जटिल व्यावसायिक परिवेश में नैतिक सिद्धांतों का मार्गदर्शन करता है, जिसमें हमें ये देखना होता है कि हमारा शहरीकरण कैसा है, प्रदूषण कितना है,
शोरगुल कितना है, गंदगी कितनी है, औद्योगिक बस्तियाँ कितनी हैं, यानी व्यवसाय के लिए उपयुक्त वातावरण कैसा डेवलप किया है हमने। फिर हमारी सांस्कृतिक पर्यावरण देखनी होती है, हमारी संस्कृति कल्चर क्या है, हमारा कल्चर क्या कहता है, उसको भी ध्यान में रखना होता है। फिर हमें देखना होता है पर्यावरणीय पर्यावरण यानी इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हम ये देखते हैं उद्योग के लिए हवा, पानी, स्थान, अपने उप उत्पाद की गंदगी, रासायनिक बहाव, धुएँ, धूल, जहरीली गैस आदि का निरंतर प्रदूषण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या किस प्रकार से उसको वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, किस प्रकार से उसको, जैसे आपने एक उद्योग लगाया, उद्योग से आपने उत्पादन किया, आपका उत्पादन मार्केट में बिक रहा है, लेकिन उत्पादन से जो गंदा पानी निकला वो पानी आगे जाके एग्रीकल्चर को ख़राब कर रहा है, नदियों को ख़राब कर रहा है, नहरों को ख़राब कर रहा है। आपने उस पानी को कहाँ ले जाके डिस्ट्रॉय किया, उसके संबंध में हमें सारा सिस्टम समझना होता है, तब हमारा उद्योग भी फलता फूलता है, साथ साथ पैरेलल एग्रीकल्चर भी डेवलप होती है। तो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमें देखना होता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण में हम हमारे देश के साथ साथ निर्यात की पोजीशन भी देखते हैं, आयात की सिचुएशंस भी देखते हैं, प्रोडक्ट को इस तरह से तैयार करते हैं कि हमारे देश के साथ साथ वो विदेशों में बिके। इसलिए कहा जाता है कि एक राष्ट्र में उत्पन्न व्यावसायिक संकटों की लहरें दूसरे अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। यानी हम जो कुछ भी उत्पादन करते हैं, जो कुछ भी बेचते हैं, जो कुछ भी बनाते हैं, वो केवल हम हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बनाते हैं, पूरा विश्व एक है। तो इस प्रकार से हमारा पहला जो चैप्टर था आज का, भारत में आर्थिक और गैर आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण में उन सभी घटकों का जिक्र किया जो व्यक्ति की धनोपार्जन क्रियाओं को प्रभावित करती है। गैर आर्थिक क्रियाओं में हमने उन सभी घटकों के बारे में बात की जो आर्थिक क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जैसे हमारी सामाजिक है, हमारी संस्कृति है, औद्योगिक नीतियाँ हैं, सरकार की नीतियाँ हैं, सरकार ने क्या नियम बनाए हैं, क्या हमारा इकोलॉजिकल सिचुएशन सारे। तो ये हमारा आज का पहला लेक्चर था जिसमें हमने आर्थिक और गैर आर्थिक पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।